हेलो फ्रेंड्स, स्टडी टिप्स विद संजय में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध की चर्चा करेंगे और इस चर्चा के दौरान दोनों के बीच के अंतर को स्पष्ट करेंगे। लेकिन इस अंतर को स्पष्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों का परिचय थोड़ा अरविंद घोष से करवाऊं। जहां तक निष्क्रिय प्रतिरोध की बात है तो सर्वप्रथम हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर ले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 3 महाविभूतियों की। एक गांधी जी, दूसरा गोपाल कृष्ण गोखले और तीसरा अरविंद घोष। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी थे, आप सब जानते हैं। अरविंद घोष अतिवादी थे और गांधी जी उदारवादियों और अतिवादियों, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट दोनों का संगम भी थे और इसके अलावे भी कुछ और थे। तो गांधी जी को कुछ शब्दों में बांधना बड़ा कठिन है। हालांकि अरविंद घोष और गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में भी इतने शब्द नहीं मिल सकते कि उन्हें डिस्क्राइब किया जाए, लेकिन फिर भी हम इस चर्चा को यहीं समाप्त कर आपको यह बतलाना चाहते हैं कि अरविंद घोष जो कि एक्सट्रीमिस्ट थे अर्थात अतिवादी थे, वास्तव में फ्रीडम स्ट्रगल में आने का इनका सबसे बड़ा कारण खुद कांग्रेस था। अर्थात कहीं ना कहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से काफी प्रभावित थे और इन्होंने खुद न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड अपनी पुस्तक में लेख में लिखा भी है कि ये कांग्रेस से काफी प्रभावित थे और इसीलिए स्वतंत्रता संग्राम के प्रति यह प्रेरित हुए। लेकिन बाद में चलकर उदारवादियों की जो नीति थी प्रेयर एंड पिटीशन की, तो जिसको आप कह सकते हैं भिक्षावृत्ति कहा गया, भिक्षावृत्ति की टेंडेंसी, तो उस वजह से मॉडरेट्स अर्थात उदारवादियों की नीति की इन्होंने आलोचना शुरू की और जिस नीति को इन्होंने अपनाया उसे अतिवादी एक्सट्रीमिस्ट की कैटेगरी में रखा गया। तो अपनी इस नीति के पालन करने के दौरान इन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध की वकालत की। तो यह टर्म जो है पैसिव रेसिस्टेंस बेसिकली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अरविंद घोष से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि इन्होंने यह कॉन्सेप्ट दिया था। वास्तव में जो निष्क्रिय प्रतिरोध या पैसिव रेसिस्टेंस टर्म है यह वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है और जो गांधी का सत्याग्रह है उसको वेस्टर्न कॉन्सेप्ट यूरोप में पैसिव रेसिस्टेंस माना गया। लेकिन खैर हम यहाँ इस चर्चा को भी छोड़ेंगे क्योंकि हम मुद्दे पे आएंगे जो मुख्य रूप से हमारे इस वीडियो का विषय है। तो मैं एक बार बता दूं फिर कि अरविंद घोष का मानना था कि चूंकि कांग्रेस की जो नीति है, उदारवादियों की जो नीति है 1885 से 1905 के बीच जो उनकी नीति थी वह प्रेयर और पिटीशन की थी, अर्थात कहीं ना कहीं अनुनय विनय की नीति थी और उससे ये इत्तेफाक नहीं रखते थे। तो इन्होंने कहा कि प्रतिरोध तो जायज है ब्रिटिश सरकार का, यह प्रतिरोध 3 तरीकों से किया जा सकता है। एक संगठित सेना के माध्यम से, दूसरा संगठित सेना तो उस वक्त थी नहीं भारत के पास या भारतीयों के पास, दूसरा सक्रिय प्रतिरोध और तीसरा निष्क्रिय प्रतिरोध। तो अब सवाल यह होता है कि पहला ऑप्शन जो था प्रतिरोध का वह तो संभव नहीं था क्योंकि भारत गुलाम था। अब बचता है 2, सक्रिय प्रतिरोध और निष्क्रिय प्रतिरोध। तो अरविंद घोष ने निष्क्रिय प्रतिरोध की वकालत की और इस नीति का ही पालन किया। अब इसकी वजह क्या थी कि सक्रिय प्रतिरोध और निष्क्रिय प्रतिरोध में इन्होंने यह कहा कि जब तक सांस लेने की स्थिति है, जब तक ऐसी स्थिति है कि हम सहन कर सकते हैं और जीवन मरण का प्रश्न न उपस्थित हो जाए, हमें सक्रिय प्रतिरोध नहीं करना चाहिए बल्कि कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना चाहिए। और अभी जो भारत की स्थिति है, अभी जो भारतीयों की स्थिति है, उसमें हमारे पास यह गुंजाइश है कि पहले हम निष्क्रिय प्रतिरोध के द्वारा सरकार का विरोध करें। अब एक समय बाद अगर यह लगे कि सरकार के दमन को सहना बहुत ही गलत होगा और नहीं सहा जा सकता तो सक्रिय प्रतिरोध अपनाया जाएगा। फिलहाल निष्क्रिय प्रतिरोध को ही अपना हथियार बनाया जाए। निष्क्रिय प्रतिरोध के अंतर्गत क्या किया जाए, तो इनका मानना था अन्यायपूर्ण कानून का विरोध प्रत्येक का नैतिक कर्तव्य है। अर्थात निष्क्रिय प्रतिरोध के अंतर्गत इन्होंने 3 आदर्श निश्चित किए। प्रत्येक का नैतिक कर्तव्य क्या? अन्यायपूर्ण कानून का विरोध। दूसरा जो आदर्श था इनका
निष्क्रिय प्रतिरोध के अंतर्गत आंदोलन में अनुचित हस्तक्षेप किए जाने पर दमन सहने की नीति का परित्याग, और तीसरा देशद्रोहियों का बहिष्कार। तो कहने का मतलब ये कि निष्क्रिय प्रतिरोध के अंतर्गत इन्होंने 3 आदर्श निश्चित किए थे। यहाँ जो मुख्य रूप से काम की बात यह है वह यह कि सत्याग्रह से इसके अंतर को स्पष्ट करना है। तो नैतिक कर्तव्य है प्रत्येक का अन्यायपूर्ण कानून का विरोध। निश्चित रूप से गांधी जी भी इस बात से इत्तेफाक रखते थे, अर्थात गांधी जी का जो सिद्धांत है उसमें भी यह बात है। दूसरा, आंदोलन में अनुचित हस्तक्षेप किए जाने पर दमन सहने की नीति का परित्याग। यह कहीं ना कहीं यह संदेश देता है कि निष्क्रिय प्रतिरोध करने वालों के समक्ष निश्चित रूप से यह बात थी, अर्थात उनके मन में, उनके विचार में, उनके आदर्श में, उनकी सोच में कि एक समय बाद वो कहीं ना कहीं हिंसा का प्रयोग करेंगे। और यही वह बात है जो सत्याग्रहियों से, अर्थात गांधी जी के सत्याग्रह से निष्क्रिय प्रतिरोध को अलग करता है। देशद्रोहियों का बहिष्कार, निश्चित रूप से बहिष्कार के पक्ष में गांधी जी भी थे। तो आपने यहां देखा एक तत्व आप स्पष्ट रूप से निकाल पा रहे हैं जो इन दोनों के अंतर को स्पष्ट करता है, लेकिन दोनों के बीच के अंतर को स्पष्ट और बेहतर तरीके से हम ऐसे कर सकते हैं। आइए बारी बारी से देखते हैं। सत्याग्रह, निष्क्रिय प्रतिरोध। किसी भी स्थिति में हिंसा वर्जित सत्याग्रह, गांधी जी के सत्याग्रह में हिंसा मौलिक तत्व था और इसीलिए किसी भी स्थिति में हिंसा वर्जित थी। निष्क्रिय प्रतिरोध का मौलिक तत्व हिंसा नहीं था, अर्थात हिंसा का सहारा लिया जा सकता है। एक सीमा के बाद दमन का प्रतिकार, अर्थात हिंसा के बदले हिंसा की भावना थी। निश्चित रूप से हिंसा इसका मौलिक तत्व नहीं था। सत्याग्रह के अंतर्गत स्वयं कष्ट सहना। कल मैंने आपको बताया था, कल वाले वीडियो में सत्याग्रहियों की खास बात थी स्वयं कष्ट सहकर सामने वाले को हृदय परिवर्तन और विचार परिवर्तन के लिए मजबूर करना। विरोधी पक्ष को कष्ट देने की मंशा। निष्क्रिय प्रतिरोध में ठीक इसका उल्टा, दूसरों को कष्ट देकर उसे दबाव में डालकर उसकी नीतियों का प्रतिकार करना और उसे अपने कानून को बदलने के लिए मजबूर करना। ठीक उल्टा, विरोधी पक्ष को कष्ट देने की मंशा। अब आइए तीसरा, प्रेम और अहिंसा के द्वारा विरोध, अर्थात सत्याग्रह का जो मुख्य एक तत्व है वह प्रेम और अहिंसा। अहिंसा की बात हम लोगों ने की। प्रेम यहाँ एक वर्ड है, इसका स्पष्ट मतलब है कि पाप से घृणा, पापी से नहीं। यह बात नहीं थी गांधी के सत्याग्रह में, लेकिन निष्क्रिय प्रतिरोध के अंतर्गत देखिए क्या है, किसी भी प्रकार से दबाव डालकर विरोध करना, अर्थात प्रतिकार करना है, विरोध करना है, लेकिन उसके लिए कोई भी तरीका अपनाया जा सकता है, जबकि सत्याग्रह में ऐसी बात नहीं थी। अब आगे देखिए, इसीलिए सत्याग्रह वीरों का अस्त्र है, यह निर्बल का अस्त्र है, अर्थात एक वीर व्यक्ति में ही क्षमा करने का साहस होता है, एक आत्मबल होता है, इसीलिए इसे वीरों का अस्त्र कहा गया है। लेकिन निष्क्रिय प्रतिरोध के बारे में कहा जाता है यह निर्बलों का अस्त्र है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एक समय के पश्चात, एक सीमा के पश्चात ये हिंसा का सहारा ले सकते हैं। ऐसी बात इस सिद्धांत में, इस प्रतिरोध में निहित थी। और हिंसा का प्रयोग अगर हम कर ही रहे हैं ठीक दुश्मन की तरह, तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, ठीक दुश्मन की तरह बन रहे हैं, जो जिसे कहा गया है निर्बलों का अस्त्र। तो यह अंतर यहां स्पष्ट है। अब देखिए अगला है, सत्याग्रह में उदारता का भाव, इसलिए स्वजनों के प्रति भी इसका प्रयोग। चूंकि सत्याग्रह में कहीं ना कहीं प्रेम है, अहिंसा की बात है, तो यह कुछ ऐसी बातें हैं, सत्याग्रह को ये जो तत्व है कुछ इस तरह का आप कह सकते हैं उपाय या हथियार बनाते हैं, जिसका इस्तेमाल हम स्वजनों, अपने व्यक्तियों के विरोध में भी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी मंशा अंततः होती है हृदय परिवर्तन करने की, विचार परिवर्तन करने की, अर्थात स्वजनों के विरोध भी हम सत्याग्रह का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन निष्क्रिय प्रतिरोध में क्या है, इसके पीछे द्वेष, घृणा और अविश्वास की भावना होती है, और ऐसे में स्वजनों,
अपने लोगों के प्रति इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। यह एक बहुत ही बड़ा अंतर है, या यूं कहें कि यह एक ऐसा फैक्टर है जो दोनों के बेसिक नेचर को बतलाता है, या यूं कहिए कि दोनों के मौलिक अंतर को स्पष्ट करता है। अब देखिए आगे क्या है। सत्याग्रह में रचनात्मक कार्य जैसे खादी, साक्षरता, राष्ट्रीय एकता, छुआछूत, सांप्रदायिकता का विरोध। आप जानते हैं गांधी जी के रचनात्मक कार्यों से आप निश्चित रूप से वाकिफ होंगे। उनके किसी भी आंदोलन के दौरान एक तो आंदोलन का कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम होता था और दूसरा डिस्ट्रक्टिव। तो डिस्ट्रक्टिव के अंतर्गत क्या होता था, हम असहयोग नहीं करेंगे तो असहयोग, अवज्ञा करेंगे कानून का तो सविनय अवज्ञा। लेकिन साथ साथ वो रचनात्मक कार्यों पर भी जोर देते थे, तो उनके प्रोग्राम का एक हिस्सा रचनात्मक कार्य भी होता था। हिंदू मुस्लिम एकता, सांप्रदायिकता का विरोध, आप कह सकते हैं छुआछूत का विरोध, खादी को प्रमोट करना इत्यादि। तो ऐसी बातें कहीं ना कहीं सत्याग्रह के फिलॉसफी में शामिल थी, लेकिन निष्क्रिय प्रतिरोध के अंतर्गत ऐसी बातें कहीं नहीं थी, जो निश्चित रूप से इसे सत्याग्रह के मुकाबले क्या करता है, स्पष्ट रूप से अंतर को स्पष्ट करता है। तो आपने देखा कि किस तरह सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध दोनों ही ब्रिटिश शासन के विरोध का एक तरीका था। विरोध के संबंध में ये दो अलग अलग सिद्धांत थे। भले ही एकता का बिंदु क्या था, ब्रिटिश सरकार का विरोध, लेकिन दोनों के प्रकृति और दोनों के उद्देश्य में स्पष्ट रूप से अंतर था। और इसीलिए मैंने अरविंद घोष और इनके द्वारा दिए गए निष्क्रिय प्रतिरोध के 3 महत्वपूर्ण सिद्धांतों या आदर्शों की भी चर्चा की है। आई होप कि अब आपको इन दोनों के बीच के अंतर को समझने में कठिनाई नहीं होगी। और बाकी आगे अगले वीडियो में मैं गांधी से संबंधित टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, और साथ साथ अगर आपको कहीं कोई कमी नजर आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं चाहूंगा कि मैं इसको इंप्रूव करके और बेहतर करूं। थैंक यू वेरी मच।